बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, लबनान में पेजर के बाद वॉकी टॉकी, स्मार्टफोन्स, इंटरकॉम, रेडियो और सोलर पैनल्स में धमाके हुए। पेजर धमाकों में शहीद होने वालों के जनाजों में वॉकी टॉकी फट गए। जाम बहक अफराद की तादाद 20 हो गई। 450 से ज्यादा जख्मी हैं। राबते की दीगर डिवाइसेज में भी धमाके हुए। धमाकों से कई अपार्टमेंट्स, दुकानों, गाड़ियों, मोटरसाइकिलों में आग लग गई। मंगल को लबनान और शाम में होने वाले पेजर धमाकों में 19 अफराद जाँ बहक और 4000 से ज्यादा जख्मी हुए थे। लबनान डिवाइसेस धमाकों पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास जुमे को तलब कर लिया गया है। इसराइली फौज के सरबरा ने हिजबुल्लाह को धमकी भी दी है। कहा, हमारे पास बहुत सी सलाहियतें हैं जो हमने अभी फ़ाल नहीं की। मरहला वार आगे बढ़ रहे हैं। हर मरहले पर हिजबुल्लाह को बड़ी कीमत अदा करना होगी। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक कमीशन के सरबरा ने लबनान धमाकों पर एहतसाब का मुतालबा कर दिया। कहा, शनाख्त, जगह और हालात जाने बगैर हज़ारों अफराद को धमाकों का निशाना बनाना शर्मनाक है। वॉकी टॉकी बनाने वाली जापानी कंपनी ने लबनान धमाकों पर तहकीकात शुरू कर दी है। लबनानी वजारत मवासलात का कहना है कि फटने वाले वॉकी टॉकी सेट पुराने जापानी मॉडल के हैं। जापानी कंपनी ने अपने तैयार करदा वॉकी टॉकी में धमाकों की खबरों पर तहकीकात भी शुरू कर दी हैं। धमाकों में इस्तेमाल पेजर ताइवान में हंगरी में बनने के सवाल पर भी तनाज़ा। पेजर बनाने वाली ताइवानी कंपनी का पेजर हंगरी की कंपनी में बनने का दावा। हंगरी ने ताइवान के दावे की तरदीद कर दी। कहा, लबनान में जिन डिवाइसेस में धमाके हुए वो हंगरी में कभी नहीं थी। पेजर डिवाइसेस बनाने में हंगरी की जिस कंपनी का जिक्र किया गया वो ट्रेडिंग कंपनी है। इसका पेजर बनाने का काम नहीं है। अमरीका की मुखालिफत के बावजूद अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने फ़लस्तीन के हक़ में पाकिस्तान, सऊदी अरब और दीगर मुल्कों की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर कर ली। इसराइल के खिलाफ पेश की गई इस करारदाद में मुतालिबा किया गया है कि इसराइल 1 साल के अंदर अंदर फ़लस्तीनी सरजमीन पर अपना नाजायज़ कब्जा ख़त्म करे। इसराइल के खिलाफ पेश की गई इस करारदाद के हक़ में 124 वोट आए, जबकि अमरीका और 12 दीगर मुल्कों ने करारदाद की मुखालिफत में वोट दिया। इसराइल और दीगर 43 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। ये करारदाद सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की, कतर, मिस्र, जनूबी अफ्रीका और दीगर ममालिक ने पेश की थी। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने सदर जो बाइडन को सिफारती असनाद पेश कर दी हैं। सदर जो बाइडन ने इस मौके पर कहा कि आलमी और इलाकाई चैलेंजेस से निपटने के लिए अमरीका पाकिस्तान के साथ है। पाक अमरीका ताल्लुकात इलाकाई इस्तेहकाम और सलामती के लिए अहम हैं। सदर जो बाइडन ने दहशतगर्दी के खतरात से निपटने के लिए पाक अमरीका ताउन को सराहा। सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कहा है कि पाक अमरीका इक़्तिसादी शराकतदारी हमारी तरजीह है। पाकिस्तान मुतबादिल तवानाई, ग्रीन टेक्नोलॉजी और दीगर शोबों में अमरीकी सरमायाकारी के लिए तैयार है। और पाकिस्तान ने दुनिया को अफगानिस्तान के अंदर और वहाँ से पैदा होने वाली संगीन दहशतगर्दी के खतरे से दुनिया को खबरदार कर दिया। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब बराए अक़वाम मुत्तहिदा मुनीर अकरम का सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब। कलअदम TTP को अफगानिस्तान में सबसे बड़ी दहशतगर्द तंजीम करार दिया। कहा, यह फितना खवारिज अब मजीद ब्रिगेड जैसे अलहदगी पसंद गिरोहों के साथ राब्ता कर रहे हैं। बोले, पाकिस्तान इलाकाई और बैन अल-अक़वामी तंजीमों के साथ ताउन करने के लिए तैयार है ताकि TTP के खतरे को ख़त्म किया जा सके। दीगर खबरें शामिल करते हैं। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि वो वाज़े कर चुके हैं कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा 25 अक्टूबर तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं। इस वक्त जो आइन है उसके मुताबिक 26 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज चीफ जस्टिस बन जाएंगे। लोगों को बेचैनी किस बात की है, उन्होंने ये सवाल भी किया। सर मंसूर शाह साहब का नोटिफिकेशन कब कर सर मंसूर शाह साहब का नोटिफिकेशन? मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ 25 अक्टूबर तक काजी फ़ाइज़ ईसा साहब चीफ जस्टिस हैं। इस वक्त जो आइन है उसके मुताबिक 25 अक्टूबर को उनका टेन्योर ख़त्म होगा तो 26 से सीनियर मोस्ट जज जो हैं वो आ जाएंगे। आपको एंग्जाइटी का एक ही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मुजव्वज़ा आइनी तरामीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने का फैसला कर लिया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत KP काबीना के इजलास ने मंजूरी दे दी। सूबाई काबीना अरकान का कहना था कि PTI को मखसूस नशिस्त न मिलने से पार्लियामेंट नामुकम्मल है। आपको बता रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मुजव्वज़ा आइनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने का फैसला किया है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत
KP काबीना के इजलास ने मंजूरी दी है। सूबाई काबीना अरकान का कहना था कि PTI को मखसूस नशिस्तें ना मिलने से पार्लियामेंट नामुकम्मल है, विफाक आईनी तरमीम कर ही नहीं सकता। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि सियासी जमातों से मुशावरत के बाद आईनी तरमीम का अपडेटेड मुसव्वदा तैयार कर लिया गया है। अपने वीडियो बयान में अता तारड़ ने कहा कि मुजव्वज़ा तरमीम का पुराना मुसव्वदा वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ के दफ्तर में तैयार किया गया। अगर आप दुनिया में देखें, आप स्पेन को स्टडी करें, जर्मनी को स्टडी करें, इटली को स्टडी करें, दुनिया के ममालिक के अंदर सुप्रीम कोर्ट अलग होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स अलग होती हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के अंदर ही आईनी मामला जो हैं वो जाते हैं ताकि जो आम शहरी हैं उनके मामलात में जो है वो उनको इंसाफ भी मिल सके, इंसाफ की बर वक्त फरहमी भी हो सके, उनके केसेस जो हैं वो जल्द अपने मंतकी अंजाम तक भी पहुँच सके। और ये जो दायरा कार है मुशावरत का, ये वसी किया जा रहा है। मौलाना से भी हमारी जो है वो इंगेजमेंट जारी है और जो लॉ मिनिस्टर की टीम ने मुसव्वदा तैयार किया उस पर भी बातें की गई। जी पता नहीं मुसव्वदा कहाँ से आया, भाई उनकी टीम ने बनाया। पूरी एक लीगल टीम, ड्राफ्ट्समैन होते हैं लॉ मिनिस्ट्री के अंदर, और वो साथ साथ अपडेट कर रहे थे। जो भी लॉ मिनिस्टर हिदायत जारी करते थे उस पर उनको बताया जाता था कि जी ये चीज़ें हमने अपडेट कर दी हैं और मुसव्वदा उनको दिया जाता था। तो ये मुसव्वदा तमाम लोगों के पास, सियासी जमातों के पास मौजूद था, जिसमें JUIF के पास ये मौजूद था, पीपल्स पार्टी के पास मौजूद था। इसीलिए इस पर शिक बाय शिक बात हुई है। कामरान मुर्तज़ा साहब के पास मौजूद था। तो हम इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ रहे हैं इसमें, और जो सियासी जमातों ने मुशावरत के साथ एक अपडेटेड इसका मुसव्वदा तैयार किया है उस पर बातचीत भी हो रही है, मुशावरत भी हो रही है, और इंशाअल्लाह ताला ये मामला जल्द जो है वो अपने मंतकी इंजाम तक भी पहुँचेगा। ये बातचीत जारी है और आने वाले दिनों में मज़ीद इस पर कंसेंसस डेवलप किया जाएगा। JUI के अमीर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि अगर वो आईनी तरमीम पर हुकूमत का साथ देते तो ये कौम की अमानत में खयानत होती। उन्होंने हुकूमत का मुसव्वदा यकसर मुस्तरद कर दिया। खाना खाने आए थे, खाना खा के चल दिए। कैमरे लगे, जरा गुफ्तगू करेंगे। कुछ भी नहीं है, गुफ्तगू तो कोई नहीं है। आपका अहम रोल की बात हो रही है पूरे पाकिस्तान में, आपकी किरदार की बात हो रही है पूरे पाकिस्तान में, डिस्कशन हो रही है, तो आप क्या समझते हैं आइंदा भी ऐसा ही रहेगा किरदार? देखिए, इस वक्त तो हमने उनका मुसव्वदा मुकम्मल मुस्तरद कर दिया, बल्कि वो तो अब ये भी कहने के लिए कि हमारा तो कोई मुसव्वदा है ही नहीं। तो फिर जो प्रोवाइड किया गया वो क्या था? तो किसी को प्रोवाइड किया गया, किसी को नहीं किया गया, ये क्या खेल था? लेकिन जो कुछ भी हमारे हवाले हुआ और हमने जो उसका मुताला किया है, तो उसके मुताला करने से हमें किसी तरीके से भी, किसी लिहाज से भी वो काबिल कबूल नहीं बना। ये कौम और मुल्क की अमानत में इससे बड़ी खयानत और नहीं हो सकती थी अगर हम इस पर साथ करते थे। मौलाना साहब, आपके इत्तेहाद पर जो है वो बड़ी कोशिश की जा रही है कि ये इत्तेहाद टूटे, इस पर क्या कहेंगे? आज बड़ी खबरें चली है कि इमरान खान जो है वो नहीं, उन्होंने आपके हवाले से कोई जवाब नहीं दिया। मैं भी कोई जवाब नहीं दे रहा। मौलाना साहब पूरी अपोजिशन फैसला करेगी जो भी करेगी। मौलाना साहब क्या पूरी अपोजिशन फैसला करेगी जो भी करेगी? मैं मजीद कोई तबसरा नहीं कर रहा, जितना किया है बस वही काम। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मौलाना फजलुर रहमान से आईनी तरमीम से मुताल्लिक़ मुशावरत की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की। ज़राए का कहना है कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मौलाना फजलुर रहमान से आईनी तरमीम से मुताल्लिक़ मुशावरत की। JUI के रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने आईनी तरमीम पर हुकूमत से की गई बातचीत की अहम तफसीलात बयान कर दी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा, इब्तदाई दस्तावेज़ हमें वोटिंग से पहले आधी रात को दी गई थी। थोड़ी देर बाद बिलावल भुट्टो हमारे पास आए तो हमने उनसे कहा कि आपने इससे कैसे इत्तफाक कर लिया। डॉक्यूमेंट हमें दिया गया था, जो इनिशियल डॉक्यूमेंट है, जो मिडनाइट में दिया गया था, यानी अगले दिन उस पर वोटिंग होनी है, मिडनाइट में वो दिया गया है और उसके थोड़ी सी टाइम गुजरा होगा, आधा घंटा गुजरा होगा, तो बिलावल साहब तशरीफ़ ले आए और बिलावल साहब को हमने उसी वक्त भी बता दिया था कि बिलावल साहब ये क्या डॉक्यूमेंट है और इस पर कैसे आप एग्री कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ जी, मैं भी इसमें मेरे भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, मगर क्या करें जी,
ये मजबूरी है, तो हमने उनको कहा कि आपकी मजबूरी तो हो सकती है, हमारी मजबूरी तो कोई भी नहीं है। और जब सारा स्टडी कर लिया तो फिर मौलाना साहब को ब्रीफ कर दिया। मौलाना साहब का व्यू फिर ये बना कि बाकी साथियों को भी बुलवाया, जितना हमारे पार्लिमानी मेंबर्स थे नेशनल असम्बली में भी और सेनेट में भी, और उनसे मुशावरत की। और फिर उसके बाद व्यू ये बना कि इसके ऊपर जो है ना, ये तो एक मुसीबत है, उसके बाद तो गले पड़ जाएगा ये हमारे जो सपोर्ट इस पर मांगी जा रही है। गवर्नमेंट को कन्वे किया कि हमें टाइम चाहिए इसके ऊपर, ये तो इस तरह से नहीं हो सकता। आप तो कहते थे कि बड़ा मासूमाना सी जो कोई बात आप करने जा रहे हैं, ये तो मासूमाना सी बात नहीं है, ये तो हम वापस अपने घरों को शायद न जा सकें, लोगों में किसी एज ए पोलिटिकल पार्टी लोगों में जाना मुश्किल हो जाएगा। एक मजीद मुलाकात वो शहबाज शरीफ साहब से कह रहे थे कि उनसे मजीद एक मुलाकात कर लें, तो मौलाना साहब इस पर नाराज़ हुए थे कि प्राइम मिनिस्टर को जो है मेरे घर चल के आ जाएं, और फिर उसके बाद जनाब वो मैं या इनकार करूं उनके मुंह पे या उनके, तो आप इस मुश्किल में ना डालें। फिर वो नहीं आए। नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि जो मुसविदा इस वक्त मौलाना बिलावल भुट्टो के साथ डिस्कस कर रहे हैं, वो बड़ी हद तक इन्हीं तरामीम के आसपास घूमेगा जो हुकूमत ने तजवीज़ की हैं। ये नहीं हो सकता कि तरामीम पर कोई नया मुसविदा आ जाए और हुकूमत उस पर अंगूठा लगा दे। इरफान सिद्दीकी प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू कर रहे थे, आपको दिखाते हैं। मौलाना जिस मीटिंग में थे 2 दिन पहले, जो आईनी पार्लिमानी कमेटी एक बनी हुई है, मैंने जो गैदर किया 3 घंटे के अंदर, वो ये था कि मौलाना को ना तो आईनी तरमीम के ऊपर कोई एतराज़ है, उन्हें इस पे भी एतराज़ नहीं था कि जो जजों की तकर्री का फार्मूला है वो 18th अमेंडमेंट की तरफ वापस चला जाए। उन्होंने कोई कैटेगरिकली नहीं कहा जी कि मुझे इस चीज़ से इख्तलाफ है या मैं ये नहीं मानूंगा या ये मैं नहीं मानूंगा। मुझे यकीन है कि जो मुसवदा मौलाना लाएंगे, जो बिलावल साहब उनके साथ डिस्कस कर रहे हैं, वो मुसवदा बड़ी हद तक उन्हीं तरामीम के आसपास घूमेगा जो हुकूमत ने सजेस्ट की हुई है। ये नहीं हो सकता है कि कोई बिल्कुल एक नया मुसवदा तरामीम आ जाए और हुकूमत उस पर अंगूठा लगा दे। मुमकिन है कि उनके अंदर से बाज़ चीज़ें निकाल दी जाएं, बाज़ चीज़ें ऐड कर दी जाएं, लेकिन फोकल पॉइंट यही है कि क्या एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बननी है, क्या हम जजों की तकर्री का जो निज़ाम है इसको 18वीं तरमीम जो 2010 में गालबन हमने मंजूर की थी उसकी तरफ वापस जाते हैं या नहीं जाते। और मैं नहीं समझता हूं कि मौलाना का अगर कोई मसवदा आएगा तो वो इनसे कोई मावरा होगा। यही मकसद है टाइम लेने का कि मौलाना के भी तहफ़्फ़ुज़ात दूर हों, ANP भी ऑन बोर्ड है, उसका भी अगर कोई नुक्ता है वो भी देख लिया जाए, MQM है, BAP है, इवन 4 जो नुमाइंदे थे PTI के वो भी उस मीटिंग में मौजूद थे, इंक्लूडिंग उनके चेयरमैन के। तो जो ही मौलाना मुतमईन हो जाते हैं उस वक्त ये आ जाएगा, हो सकता है सितंबर के आखिर में आ जाए। मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद ट्रांसपोर्ट किरायों में अब तक कमी नहीं की गई, जिसके बायस अवाम को अब भी महंगे किरायों का सामना है। इस बारे में मजीद बता रहे हैं बन्नू से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मंजूरुद्दीन, गुजरात से राजा रियाज रासिक, सरगोदा से मलिक असगर, बहावलपुर से अमीन अब्बासी और सजावल से सादुल्ला मेमन। जी, बन्नू में पेट्रोलियम मसनूआत में कमी के बावजूद ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी ना हो सके। किराए जू के तू हैं, माना कि पेट्रोल और डीजल में हुकूमती सतह पर 10 से 12 रुपए कम कर दिए गए, मगर ना तो हमें बस अड्डों पर कोई बोर्ड नजर आ रहा है कि जिनमें 10 से 20 रुपए कम के हमें बोर्ड में लिखा हुआ नजर आए। जबकि मुसाफिरों का कहना है कि अगर पेट्रोलियम मसनूआत में थोड़ी बहुत कमी की गई है, मगर उसका फायदा भी ट्रांसपोर्ट मालिकान ही उठा रहे हैं। जी, मुल्क के दूसरे हिस्सों की तरह हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक 30 रुपये से 70 रुपये तक किराया जो कम किया हुआ है। और यहाँ मैं इस वक्त जनरल बस स्टैंड गुजरात में मौजूद हूँ। जैसा कि इन लोगों ने बताया जी कि अवाम को सहूलत जो है वो किराए की वजह से मिल रही है, लेकिन ट्रांसपोर्ट गुड्स के किराए जो है कम नहीं हो रहे, जिसकी वजह से सब्जियों और दूसरे मार्केट के जो फ्रूट वगैरह उसमें कमी नहीं हो रही। वफाकी हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम के निर्खों में नुमायां कमी के ऐलान के बावजूद सरगोदा में ना तो अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों में वाज़े कमी देखने में आई है और ना ही गुड्स और ट्रांसपोर्ट के किरायों में ऐलानात के बावजूद ट्रांसपोर्टर्स ने कमी की है। ना तो अंदरूनी शहर रिक्शों ने किरायों में कमी की, ना अर्बन ट्रांसपोर्ट में किसी किस्म की कमी हुई, और बड़े शहरों में चलने वाली ट्रांसपोर्ट जो एयर कंडीशन ट्रांसपोर्ट है उसमें भी किसी किस्म की कमी नहीं देखने में आई। यहाँ पर जनरल बस स्टैंड हो या दीगर ट्रांसपोर्टर्स के अड्डे, वहाँ पर किराएनामा भी आवेज़ा नहीं किए गए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया कमी के बाद शहरी ये तवक्को कर रहे थे कि इसी तनासब से ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी कमी होगी, लेकिन पैसेंजर्स का कहना यह है कि ट्रांसपोर्टर्स ने कीमतों की कमी के तनासब के हिसाब से
किरायों में कमी नहीं की। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से मुसलसल 4 मरतबा पेट्रोलियम मसनूआत में कमी के बावजूद ज़िला सजावल की आवाम को ताल कोई रिलीफ न मिल सका है। मुसाफिर गाड़ियों के मालकान की जानिब से किरायाजात में कुछ भी कमी न हो सकी है और आवाम बदस्तूर महंगे किरायों पर सफ़र करने पर मजबूर है। और पेशावर में हाजी कैंप अड्डा के करीब ओवरहेड ब्रिज पैदल चलने वालों की सहूलियत के लिए बनाया गया था, ताहम नशे के आदी अफराद पुल के जंगले और दीगर अशिया तोड़कर फरोख्त कर रहे हैं। पुल की हालत ख़राब हो चुकी है, खुसूसी तौर पर बच्चों के लिए पुल ख़तरनाक हो गया है। मज़ीद तफसीलात जानिए ईमान वहीद से। जिस वक्त मैं मौजूद हूँ पेशावर हाजी कैंप अड्डा के करीब ओवरहेड ब्रिज पर, जो कि लोगों की सहूलत के लिए बनाया गया था, लेकिन अब इस ब्रिज की हालत काफ़ी ख़राब हो गई है। आप मेरे इतराफ़ में देख भी सकते हैं कि यहाँ पर जंगले लगे हुए थे जो कि जराइम पेशा अफराद और नशा आवर लोग चोरी करके ले गए हैं। ये ब्रिज अब किसी भी ख़तरे का बाइस बन सकता है, क्योंकि यहाँ से सिर्फ बड़ों का गुजरना नहीं होता, बच्चे भी यहाँ से गुजरते हैं और उनके गिरने का खदशा है। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। हेरोइनची आते हैं, बल्कि रात तो क्या के दिन को भी आते हैं, वो दिन दिहाड़े ये तोड़ के इनके पास अब ये जो यहाँ पे जो वेल्डिंग इन्होंने की है, वेल्डिंग इन्होंने अच्छी की है, लेकिन वो यहाँ पे उनके पास प्लास कटर वगैरह सारा कुछ औजार होते हैं, वो यहाँ से तोड़ के बाहर जो है उसको फ़रोख्त करके उसी पे नशा करते हैं। तो हुकूमत की तरफ से सबसे पहले रिपेयरिंग से पहले इसकी रोकथाम करनी चाहिए। अगर वो दोबारा रिपेयर भी कर दे, अगर रोकथाम नहीं है तो रिपेयरिंग से कोई फ़ायदा नहीं होगा। जी बिल्कुल, शहरियों का यही मुतालबा है कि इस ब्रिज की फौरी तौर पर मुरम्मत की जाए और इसकी हिफाजत के इक़दाम भी उठाए जाएँ ताकि किसी भी हादसे से बचा जा सके। जी खेल के मैदान से आपको अपडेट करें। अफगानिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को सीरीज़ के पहले वनडे में 6 विकेट से शिकस्त दे दी। जनूबी अफ्रीकी टीम सिर्फ 106 रन पर ढेर हो गई। फजल हक फारूकी ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। अफगानिस्तान ने हदफ 26 ओवर्स में हासिल कर लिया। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया। शारजा में खेले गए मैच में जनूबी अफ्रीका का आगाज तबाहकुन अंदाज में हुआ। सिर्फ 29 रन पर आधी टीम पवेलियन लौट गई। फजल हक फारूकी और गजनफर ने जनूबी अफ्रीकी टॉप ऑर्डर को क्रीज पर टिकने न दिया। सिर्फ व्यान मल्डर के 52 रन की बदौलत जनूबी अफ्रीकी टीम 106 रन बनाने में कामयाब हुई। फजल हक फारूकी ने 4, गजनफर ने 3 और राशिद खान ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में रहमानुल्लाह गुरबाज बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। रहमत शाह 8 रन बना सके। रियाज और शाहिदी ने 16 रन बनाए। गुलबदीन नाइब 34 और अजमतुल्लाह उमरजई 25 रन बनाकर नॉट आउट रहे। अफगानिस्तान ने हदफ 26 ओवर्स में हासिल करके 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जारे मिजाज बैटर आसिफ अली ने जियो से गुफ्तगू में कहा कि परफॉर्मेंस पर अल्लाह का शुक्र, ज़्यादा खुशी होती अगर मैच भी जी जाते। बाद में बैटिंग में विकेट थोड़ा बॉलर्स को सपोर्ट करता है। बहाना नहीं बनाएंगे, लेकिन हर किसी को दूसरी बैटिंग में यही मसला हो रहा है। आसिफ, पहले तो बताएं, टीम की हार की मायूसी तो होगी, बट ओवरऑल जो आज आपकी अपनी कारकर्दगी रही उससे कितने सेटिस्फाइड है? काफ़ी खुशी हुई होगी, इत्मीनान हुआ होगा कि दोबारा रन्स बनाने लगा आपका बैट? सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र है, परफॉर्म किया, लेकिन खुशी ज़्यादा होती है कि मैच जीतते। और जारी बात है कि अगर आप मैच एज अ टीम देखें तो मैच हारते हैं तो दुख तो होता है, और लेकिन अभी मैच ख़त्म हुआ है, बैठेंगे, जो गलतियाँ की हैं उस पर बात करेंगे, तो कोशिश करेंगे अगले मैच में वो गलतियाँ ना दोहराई जाएँ। सिर्फ आपका तो अपना होम ग्राउंड है ये, आप बताएं ये कंडीशंस ऐसी क्या है यहाँ पे? क्या वजह है कि कोई भी टीम चेस करने में कामयाब नहीं हो रही, हर टीम चेस करते हुए फॉल्टर हो रही है? मेरे ख्याल में सेकंड बारी में थोड़ा पिच जो है वो बॉलिंग को सपोर्ट करता है, क्योंकि बॉल थोड़ा ग्रिप होता है, और कह लें कि नाइट गेम में भी आपने देखा, ये तो डे गेम था, लेकिन दोनों दफ़ा सेकंड इनिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। उसकी वजह क्या है कि पिच मेरे ख्याल में जो पहली इनिंग में बॉल आता है उस तरह नहीं आता, क्योंकि पहली इनिंग में थोड़ा स्लो बॉल आता है, आप मैनेज कर सकते हैं, कहीं भी मार सकते हैं। सेकंड इनिंग में थोड़ा सा बॉल ग्रिप होता है, फंस के ब्रेक होता है, उसमें टीवी पे तो नहीं लगता, लेकिन बैट्समैन एज ए बैट्समैन आप विकेट पे होते हैं तो आपको वो कह लें कि एक झटका जिसे कहते हैं कि बॉल ग्रिप होता है, तो आप बैट्समैन एक तो उसको हिट मारना और उसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये आगे एक्सक्यूज़ नहीं है, लेकिन उसको मैनेज करना पड़ता है। उस चीज़ को मेरे ख्याल में कोई भी टीम हैंडल नहीं कर पा रही। अच्छा, तो फिर आपको ये आइडिया है कि सेकंड इनिंग में क्या हो रहा है, तो फिर आज टॉस जीत के क्यों पहले बैटिंग नहीं की, क्यों चेस करने पे तरजीह दी? क्या थॉट क्या थी टीम की, क्या सोच लेकर आई थी टीम? नहीं, देखें, जो सुबह आके इन्होंने पिच देखी है उस थोड़ा मॉइस्चर लग रहा था, तो जो टीम का डिसीजन था, कोचिंग स्टाफ का, मेंटोर का, हमारे कप्तान का डिसीजन था, लेकिन मैं एज ए होम ग्राउंड की अगर मैं मेरे से डिसीजन लेते
लेते तो मैं यही कहता कि ये सिर्फ देखने में लग रहा है, तो ये क्योंकि जितनी गर्मी आप 4-5 ओवर सर्वाइव करते, तो देखे वही हुआ है, उन्होंने 2 विकेटें दी, उसके बाद उनकी पार्टनरशिप लगी है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार का कहना है कि पाकिस्तान और रूस ने तवानाई, तिजारत, सकाफ़ती और तालीमी ताउन को मज़ीद वुसअत और फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ किया है। दोनों ममालिक आलमी फ़ोरम्स पर मुख्तलिफ इश्यूज़ पर इत्तफ़ाक़ राय रखते हैं। मज़ीद बता रहे हैं ज़रगोन शाह। दफ्तर खारजा इस्लामाबाद में रूसी नायब वज़ीर आज़म अलेक्सी वर्चुक के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में नायब वज़ीर आज़म इस्हाक़ डार का कहना था कि रूस के मुस्लिम दुनिया और OIC के रुकन ममालिक के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं। ब्रिक्स में पाकिस्तान की शमूलियत के हवाले से रूस की हिमायत को सराहते हैं। पाकिस्तान ब्रिक्स में शमूलियत के लिए कोशा है, ताहम ब्रिक्स का मेंबर बनने के लिए एक तरीक़ाकार है जिसको पाकिस्तान पूरा करेगा। ताहम ब्रिक्स की मेंबरशिप किसी अक्सरियती फैसले से नहीं बल्कि इत्तफ़ाक़ी राय के तहत होती है। रूस के नायब वज़ीर-ए-आज़म अलेक्सी वर्चुक का कहना था कि उन्होंने नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन को ज्वाइन करने के फ़वाइद बारे पाकिस्तान को आगाह किया है। हमें खुशी है कि पाकिस्तान ने ब्रिक्स में शमूलियत के लिए अप्लाई किया है। ब्रिक्स और शंघाई ताउन तंजीम सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, ताहम मुल्कों की शमूलियत इत्तफाक राय से होती है। रूसी नायब वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि उनके हमरा आए वफूद पाकिस्तानी हुकाम से मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तफसीली बातचीत करेंगे। ज़रगून शाह, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। अमरीकी फेडरल रिजर्व ने 4 बरसों में पहली बार शरह सूद में कमी कर दी है। 0.5% कमी से शरह सूद 4.75% से 5% के दरमियान आ गई है। सरमायाकारों को शरह सूद में इब्तदाई तौर पर सिर्फ 0.25% कमी की तवक्को थी। शरह सूद तवक्को से ज़्यादा कम होने के सबब अमरीकी स्टॉक मार्केट में तेज़ी। सुआत में सयाहत और फार्मिंग को फ़रोग़ देने के लिए मदेन के इलाके में गोल्डन ट्राउट मछली की अफजाइश शुरू कर दी गई। डॉक्टर महबूब अली रिपोर्ट करेंगे। सुआत का सयाहती इलाका मदेन, जो कि साफ पानी और कुदरती चश्मों के साथ साथ ट्राउट मछली के फार्म्स के लिए भी शोहरत रखती है। यहाँ पर मकामी फार्मर्स ने कनाडा से ट्राउट की नई किस्म दरामद करके इसकी अफजाइशी नस्ल शुरू कर दी है। गोल्डन ट्राउट मछली को आने वाले सयाह बहुत पसंद कर रहे हैं। और जब भी इधर कालाम वगैरह स्वाद वगैरह विज़िट होता है तो हम इधर ज़रूर विज़िट करते हैं ट्राउट वगैरह खाने के लिए, और बहुत अच्छा यानी टूरिस्ट स्पॉट भी है। मदीन में ट्राउट मछली के 1 दर्जन से ज़्यादा फार्म्स मौजूद है। यहाँ सयाह पहुँचने के बाद ही हसीन वादियों और लजीज ट्राउट के मज़े लेते हैं। फार्मर्स कहते हैं कि गोल्डन ट्राउट मछली सेहत बख्श और प्रोटीन से भरपूर मछली है। ट्राउट मछली के मशहूर वादी स्वाद के हसीन तरीन इलाके मदियन में अब गोल्डन ट्राउट फिश भी मुतारिफ कर दिया गया है, जो कि अपने रंग और जायके में मुनफरिद मछली है। कैमरामैन मोहम्मद जुबैर खान के साथ डॉक्टर महबूब अली, जियो न्यूज़, मदेन, स्वात। और लंदन फैशन वीक में ब्रिटिश पाकिस्तानी फैशन डिज़ाइनर उमर मंसूर के कदीम पाकिस्तानी सकाफत के अक्कास मलबूसात की नुमाइश की गई। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मुर्तज़ा अली शाह की रिपोर्ट देखिए। इस दफ़ा जो कलेक्शन है ये पूरी की पूरी पाकिस्तान से बनवाई गई है। पाकिस्तानी सिल्क्स पे पाकिस्तानी आर्टिजन्स की एम्ब्रॉयडरी और मुकम्मल तौर पे वहाँ से बनवाई है। इस साल का जो आप हर साल एक कोई ना कोई आपका थीम होता है यहाँ पर, इस साल का आप जो थीम है उसके बारे में बताएं और आपने इस थीम को चूज़ क्यों किया? जी, इंडस वैली सिविलाइजेशन से इंस्पायर करके और हड़प्पा के मोटिव्स लेके और हड़प्पा के कलर्स इस्तेमाल किए गए हैं। जैसे आप देखेंगे इसमें क्ले है, इसमें जो मिट्टी के घड़े और बर्तन हैं जो कि नवादरात हड़प्पा के म्यूज़ियम में हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं, उनसे इंस्पायर करके मोटिव्स। यहाँ जो मार्केट है उसमें जो पाकिस्तानी फैशन है उसको किस हद तक अप्रिशिएट किया जाता है? यहाँ की मार्केट के अंदर पाकिस्तानी फैशन की एक बिल्कुल नीश है, हमें सिर्फ उनके कट्स अडॉप्ट करने हैं। ऑब्वियसली ये शलवार कमीज़ चाकों वाली कमीज़ें नहीं पहन सकते, तो हम इनके ड्रेसेस में इन्हीं के फैब्रिक्स के अंदर अपनी कढ़ाई करके देनी है। पाकिस्तानी फैशन डिज़ाइनर्स के जिन मलबूसात को यहाँ पर डिस्प्ले किया गया उनको सपोर्ट किया है ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट। ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट के सीनियर डायरेक्टर हितन मेहता हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में आर्टिजन को वो सपोर्ट कर रहे हैं। हितन मेहता साहब बताइए कि जो आज जो यहाँ पर जो डिस्प्ले है पाकिस्तानी फैशन का, ये आपकी इन्वॉल्वमेंट इसमें क्या है? हमारे इन्वॉल्वमेंट है उमर मंसूर जो फैशन डिज़ाइनर है, उसके साथ हमारा एक पार्टनर कारवान जिन्हें हमने सपोर्ट किया है, उसका डिस्प्ले लेडीज़ ने जो फैशन आइटम्स क्रिएट किए हैं उसका डिस्प्ले आज हो रहा है। कैसे वहाँ पे जो मुख्तलिफ जो पाकिस्तानी आर्टिजन थे कैसे आप सपोर्ट करते हो? So the British Asian Trust has been supporting through livelihoods, that providing women the opportunity to create items that then can be sold at market. So the British Asian Trust has been supporting Karwan with the Foreign Commonwealth Development Office of the United Kingdom to support women so that they can actually earn a livelihood.